आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं स्पॉट राउंड में कितनी सीट्स अवेलेबल होंगी, या अगर एक मोटा चांस लगाया जाए तो क्या आपको एफएमसी, एमएमवी और जो आपका एफिलिएटेड कॉलेज है उनमें एडमिशन मिलने के कितने सारे चांसेस हैं। तो वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है जहाँ पे बच्चे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करते रहा करिए, क्योंकि इसमें कोई पैसे नहीं लगते, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, स्पॉट राउंड जब आपका आता है तो आपको पता है कि जैसे मान लीजिए बीएससी केमिस्ट्री है तो 1-2 सीटें बच गई, है ना। और जैसे कैटेगरी वाइज होंगी कि मान लीजिए 2 जनरल में हो बच गई, एक SC ST में बच गई, एक आपकी EWS में है, तो इस तरह से सीटें बचती हैं। बहुत आपको ज़्यादा सीटें नहीं देखने को मिल सकती हैं, है ना। तो इसमें कंपटीशन इसलिए बढ़ जाता है कि आपको जिसका बहुत ज़्यादा हाई स्कोर होगा वो उसमें 1-2 सीटें हैं, 1-2 में से वो बंदा चांस मार ले जाएगा। और आपको पता है बहुत, है ना, बड़े लेवल पे काउंसलिंग में फॉर्म फिल भी किए जा सकते हैं स्पॉट राउंड में, क्योंकि आपको पता है वो स्टूडेंट्स भी मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं जिन्होंने काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट किया, या जिनका DU में एडमिशन नहीं हुआ किसी वजह से, या BHU में हुआ था उनका फ़ी पेमेंट नहीं हो पाया, या कोई अदर इशू हो गया, या जिन्होंने कोई सीट, है ना, ऑलरेडी बुक करके रखी थी लेकिन उनको लगा कि मुझे इससे अच्छा कोर्स मिल सकता है और मॉप अप में उन्होंने चांस लिया और अपना क्या किया, पेमेंट को विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करने वाले मतलब ये 3 कैंडिडेट हैं जो ऑब्वियस है स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कौन नहीं कर सकता है? जिनकी ऑलरेडी सीट फ्रीज है। तो बहुत ज़्यादा आपको सीटें नहीं देखने को मिलेंगी, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो एफिलिएटेड कॉलेज में आपको काफ़ी सारी सीटें जो है आपको देखने को मिल सकती हैं, है ना। किस में कट ऑफ ज़्यादा कम जाएगा वो सारी अगर मैं आपको बात करूँ तो देखो, BSc केमिस्ट्री में भैया 5-10 नंबर से आप ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। अगर मैं आर्ट्स फैकल्टी की बात करूँ तो कुछ कोर्सेज जो, है ना, लो डिमांड पे रहते हैं उनमें बात करूं तो 15 नंबर तक आपको देखने को मिल सकता है। बीकॉम में भैया 5 से ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है। BLLB की एक भी सीट मुझे नहीं लगता वैकेंट होंगी। और एफिलिएटेड में DAV सबसे बेस्ट है। आप बात कर सकते हैं तो AMPG, उसके बाद फिर आप VKM रख सकते हैं, फिर आप VCW रख सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर मैं बात करूँ FM फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में तो BSc की कुछ सीटें मिल जाएंगी आपको, है ना। BSc जो मैथमेटिक्स और बायो ग्रुप वाले हैं उन दोनों में ही कुछ सीटें मिलेंगी। महिला महाविद्यालय में बहुत कम सीटें मिल सकती हैं। मॉप अप राउंड वालों का एक ड्रॉबैक ये रहता है भैया कि, है ना, जो हॉस्टल की वैकेंसी है, हॉस्टल के जो दरवाजे हैं, है ना, हॉस्टल के दरवाजे आप लोग के लिए बंद कर दिए जाते हैं। हॉस्टल बेसिकली मिलता है टॉप जो काउंसलिंग जो 4 राउंड होते हैं उनमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उनका 80% मेरिट और 80% उनके मार्क्स और 20% आपका डिस्टेंस, ये सारा मेरिट बनाया जाता है और फिर चीज़ें होती हैं और हॉस्टल अलॉट होता है। हॉस्टल की पहली लिस्ट आती है जो कि आपको काउंसलिंग जो आपकी अभी फिजिकल वेरिफिकेशन होगा उसी के 1-2 दिन के आसपास आपको पहली लिस्ट देखने को मिल सकती है। और जो स्टूडेंट्स उस मेरिट में आएंगे वो अपना सामान वगैरह शिफ्ट कर सकते हैं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखिएगा कि आपको भैया पेमेंट कर देना है। जैसे ही मेल आएगा उसके 7 दिन के अंदर आप कर दीजिएगा। भैया मेल कहाँ पे आएगा ये बता दीजिए। मेल जो है आपका उसी पोर्टल पे आएगा जहाँ पर जो आपने BHU रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो आपने मेल ID डाली होगी उसी पर आपका मेल आता है, ठीक है। तो उस मेल पर आपको क्या करना है, उस मेल को एक्टिव रखना है भैया। ये मत करना है कि वो फ़ोन में डाल दिया कि भैया वो मेल ID एक्टिव ही नहीं है। उस पर मेल आ रहा है, उस पर BHU की इन्फॉर्मेशन आ रहा है, उस पर ऑफर लेटर आ रहा है जिसको कॉल लेटर बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें, है ना, कॉल लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग डाउनलोड करके आपको काउंसलिंग फिजिकल वेरिफिकेशन में देना होता है। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, वरना आपका हॉस्टल जा सकता है। सेकंड लिस्ट का भैया कोई भरोसा नहीं है, 1 महीना 1.5 महीना कुछ भी लग सकता है, डजंट मैटर। थर्ड लिस्ट की बात करूं तो बहुत रेयर रहती है। थर्ड लिस्ट तभी आती है जब फिर सीटें छोड़ते हैं बच्चे, वरना मोस्ट ऑफ दी केस में क्या होता है, पहली दूसरी लिस्ट में आपका जो हॉस्टल की सीटें होती हैं वो भर जाती हैं मैक्सिमम, है ना। एक और चीज़, जैसे कि आपको पता है मेजर माइनर का सीन है और क्लासेस स्टार्ट होने के जो आपके चांसेस मुझे लग रहे हैं वो 4 के बाद ही लग रहे हैं। मतलब आप कह सकते हो 8, 9, 10 तारीख से, 10 सितंबर से आपकी रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि आपको अभी बहुत सारे सब्जेक्ट अलॉट होने हैं, 4 सब्जेक्ट अलॉट होने हैं। हो सकता है कुछ के फॉर्म आपको फिजिकल वेरिफिकेशन वाले दिन भरवाए जाएं, बट ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट अलॉट होते हैं उनका ऑनलाइन फॉर्म आता है, आपके जीमेल पे मैसेज आएगा, वहाँ से आपको फिल करना होगा, है ना। और मेजर माइनर को आप एक्सचेंज कर सकते हो कब भैया, 1 साल बाद, है ना। तो मेजर माइनर का सिलेबस इसीलिए लगभग सेम होता है 1 साल तक। उसके बाद फिर आपका जो मेजर माइनर होगा उसका सिलेबस थोड़ा चेंज हो जाता है ना। तो
यही सारी चीज़ें हैं। एक और डाउट था रिफ़ंड पॉलिसी को लेकर, तो भैया रिफ़ंड पॉलिसी 3 से 4 महीने की होती है। दिसंबर में आपको रिफ़ंड देखने को मिल सकता है ना। काउंसलिंग के बाद ये सबका एनालाइज़ करते हैं डाटा और फिर रिफ़ंड करना शुरू कर देते हैं ना। तो जिनका भी फ़ी पेमेंट फंसा पड़ा है वो लोग घबराएं नहीं, और जिन्होंने विड्रॉल ले लिया है वो मॉपअप में पार्टिसिपेट करें। जिनका किसी रीजन से एडमिशन नहीं हुआ वो मॉपअप में पार्टिसिपेट करें, और मॉपअप में आपके एडमिशन के चांसेस रहते हैं। 1000 फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है, लेकिन उसको एडजस्ट किया जा सकता है ना। तो आई होप इस वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। सो थैंक यू गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर